लिमिट थी उसको पहले 500 एकड़ तक रखा और दूसरी में 72 में उसको 77 में मजीद कम करके 100 एकड़ पर ले आए, बरानी और नहरी 150 पे ले आए। और इस तरह उन्होंने बड़ी एफर्ट की कि ज़मीन की जो कंसंट्रेशन ऑफ फ्यूडलिज्म की जो एक बैकग्राउंड है वो अपनी जगह उनका था, लेकिन उन्होंने उसको भी तोड़ने की कोशिश की। अच्छा, अब ये इसके अंदर उन्होंने ज़राअत के लिए सब्सिडीज़ दी। इसके अलावा उन्होंने एग्रो विलो प्रोग्राम जो था या पीपल वर्क्स प्रोग्राम स्टार्ट किया। गांव में 5 मरले मुफ्त ज़मीन तकसीम की गवर्नमेंट की, लोगों को मुफ्त घर बना कर देने के लिए। आज भी चकों के चक आबाद हैं, गाँव के गाँव आबाद हैं, जहाँ मुजेरे को ज़मींदार और फ्यूडल्स के क्लचेस से छुड़ाया गया। और उसके बाद भुट्टो साहब की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, उन्होंने आते ही 29 जनरल्स रिटायर किए, 1300 के करीब रिश्वतखोर और बदनुवान और नायल सिविल ब्यूरोक्रेसी को निकाला, CSS के इम्तिहान के लिए सिविल ब्यूरोक्रेसी को रिस्ट्रक्चर किया, आर्मी के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसको रिस्ट्रक्चर किया। ये हैं भुट्टो की वो पॉलिसियाँ जो उन्होंने अवाम को दी। इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने सारी इंडस्ट्री नेशनलाइज कर ली, मजदूरों को हक दिया। भुट्टो ने ये जो कुछ भी किया इंतहाई कौमी मफाद में, और इंटेंशंस उनकी ये थी कि इससे कौम आगे बढ़ेगी। अब ये कामयाब हुई या नाकाम हुई, इसमें पहली बात तो ये है कि जब ये रिफॉर्म्स हो रही थी तो भुट्टो की पार्टी में सबसे ज़्यादा लेफ्ट था और पूरी दुनिया में सोशलिज्म की एक वेव थी, उसको रिस्पॉन्ड करते हुए ये सारा कुछ किया गया। अब ये नाकाम क्यों हुई? देखें, लैंड रिफॉर्म इसलिए नाकाम हो गई कि 70 का इलेक्शन तो भुट्टो ने जीता अपने बलबूते पर, लेकिन जब 77 का इलेक्शन आया तो तमाम फ्यूडल सरमायादार ने भुट्टो को चारों तरफ से घेर लिया था और जागीरदारों में बड़े बड़े नाम, मुस्तफ़ा जतोई, सादिक हुसैन कुरैशी और इस तरह के और बड़े बड़े नाम जो उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे। जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया और भुट्टो कैद में गए तो ये सब छोड़कर चले गए और बीबी और बेगम नुसरत भुट्टो शहीद दोनों शोहदा जो हैं वो भुट्टो के लिए जिदोजहद करती रहीं, और आम आदमी जो भुट्टो के रोमांस में गिरफ्तार था वो उसकी जंग लड़ता रहा और बिलाखिर भुट्टो तो फांसी के फंदे पर झूल गया, लेकिन आज तक भुट्टो की रिफॉर्म्स जो हैं वो उसकी याद को जिंदा रखे हुए हैं। अच्छा, अब उसकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ तक कामयाब हुई? देखें, इंडिया से वो सब कुछ लेकर आए, अपने बंदे भी वापस लाए, फौजी भी वापस लाए, तलकात भी रिस्टोर किए, गैर मुल्कों के साथ भी तलकात बेहतर होने शुरू हो गए, चाइना और करीब आ गया, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला बना कर दिया, हाई टेक जो है HTC बना कर दिया, एंड टेक्नोलॉजी आगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू हो गया। तलीमी मामलात में पाकिस्तान में पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाकर हायर एजुकेशन की तरफ तवज्जो दी गई और उसको आगे बढ़ाया गया। उसके बाद असातिज़ा के ग्रेड जो थे, काडर जो थे, वो तमाम सिविल सर्वेंट्स के इक्वल कर दिए गए ताकि उन्हें बराबरी की बुनियाद पर मुआशी सुकून मिल सके। हॉस्पिटल्स को अप टू डेट किया गया। अब जो नाकामियाँ हुई वो क्या थी? सबसे पहली गलती जो भुट्टो साहब से हो गई वो ये थी कि उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत को टॉपल करने के लिए आर्मी को बुला लिया। ये उनकी एक बहुत बड़ी सियासी गलती है, इसकी वजह से दोबारा आर्मी सियासत में आई। अगर वो ये ना करते तो शायद ऐसी सूरत हाल ना होती। दूसरा उन्होंने जो उनसे गलती हुई वो ये थी कि उन्होंने वली खान के खिलाफ हैदराबाद ट्रिब्यूनल कायम किया जो उनको कत्ल नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसके लिए कोई सियासी निगोसिएशंस और हल निकालना चाहिए था। जो उनकी आखिरी गलती थी वो ये हुई कि जब उन्होंने आइन में तरामीम की तो उनमें से कुछ तरामीम ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक तबके को उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया। और जो उनकी इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी थी, वो जो इंडस्ट्रियलिज्म की पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो इसलिए नाकाम हो गई कि उन्होंने फेडरल सेक्रेटरीज़ को इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बोर्ड्स के ऊपर लगाया जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो हो सकते थे लेकिन वो कतन किसी सूरत में एंटरप्रेन्योर नहीं थे। इसलिए वहाँ पर जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सख्ती थी उसने मजदूरों को दी गई हड़तालों के हक की वजह से आपस में क्लैश पैदा कर दिया। अब ये गवर्नमेंट बड़ी कामयाब थी, अवाम इनसे खुश थे, ये पॉपुलर थी और पाकिस्तान एक मॉडरेट पाकिस्तान था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर की जो आलमी ताकतें थीं
मखसूसन अमेरिका को ये बात पसंद नहीं थी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। जो जगीरदार भुट्टो के चारों तरफ आकर बैठ गए थे, उन्होंने फ्यूडलिज्म को टूटने से बचाने के लिए भुट्टो का साथ दिया था, ना कि भुट्टो की किसी एजेंडे की वजह से उन्होंने साथ दिया था। वो इसलिए पीपल्स पार्टी में आए थे कि जगीरदारी कायम रहेगी, इस तरह हम अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। ये एक और जो है ना रीज़न है जिसकी वजह से पीपी को कमज़ोरी की तरफ ले गई। और जो भुट्टो साहब का ज़ाती तौर पर अवाम के साथ राब्ता था वो बहुत मजबूत था। वो अपने एक सियासी कारकुन को एबटाबाद में हसन अब्दाल में 20 साल बाद अगर पान वाली दुकान के ऊपर जाकर, उसके ढाबे के ऊपर जाकर पहचान सकते हैं और उसे कहते हैं कि गाड़ी रोको, मैंने इससे मिलना, ये वो शख्स है जो 20 साल पहले मेरे साथ शामिल था। तो आज क्या भुट्टो के जो नाम लेवा हैं और भुट्टो की जो पीपल्स पार्टी में शामिल हैं, वो क्या एक यूसी के आम आदमी को भी पहचान नहीं सकते? कि उनको ये भी नहीं पता कि किसी यूसी में कोई वर्कर मार रहा हो तो उसके लिए क्या करना है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए भुट्टो का जो रोमांस है अवाम के साथ, आज भी अवाम उसके रोमांस में दो वजह से गिरफ्तार है। एक ये कि भुट्टो ने सुकरात की तरह जहर का प्याला पी लिया लेकिन तारीख में अमर हो गया, और अगर वो डिक्टेटर को साइन कर देता और उसके आगे झुक जाता तो आज भुट्टो किसी सूरत में इस मकाम पर ना खड़ा होता। दूसरी अहम बात यह कि अवाम के साथ उसका रोमांस इसलिए था कि वो अवाम को अपने जहन में अपने कारकुनों को महफूज रखते थे और जब भी मिलते थे उनसे उन्हीं की तरह मिलते थे। मैं कई मिसालें दे सकता हूं जो मेरे पास मौजूद हैं कि किस तरह उन्होंने आम आदमी के साथ डील किया। अब पहली बात जो मैंने कही थी वडेरे वाली, महमूद शाम ने अपनी किताब जो है लाड़काना टू पीकिंग में लिखा कि भुट्टो ने जब कश्मीर से जा रहे थे तो उनके रास्ते में मज़ारी कबीले के लोगों ने लकड़ी के बड़े बड़े दरख्त काट कर डाल दिए और उनका रास्ता रोक लिया। ये 70 से पहले की बात है जब वो कैंपेन चला रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पूछा कि यहाँ कौन लोग हैं, और उन्होंने कहा ये फलां बलक शेर मज़ारी के लोग हैं। उन्होंने उसको बुलाया, उसके बंदे को, और उसको कहा कि जाकर उसको कहो कि भुट्टो एक सियासी लीडर है, एक वर्कर है, लेकिन एक वडेरा भी है। तो तुम क्या ये चाहते हो कि दो सिंध के वडेरे और पंजाब के वडेरे के दरमियान झगड़ा हो? चंद मिनट के बाद वो वहाँ से हटा दिए गए। ये थी वो शख्सियत जिसने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। अब हमारे कुतब के अंदर जो बुनियादी खामियां हैं वो ये हैं कि भुट्टो को इधर तुम और इधर हम, पीपल्स पार्टी इसका डिफेंस नहीं कर पाती क्योंकि उनको खुलकर इस पर बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि भुट्टो ने मुजीबुर रहमान के जब 5.5 नुकात पर इत्तेफाक कर लिया था तो उससे पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने असम्बली का इजलास मुलतवी क्यों किया, उसने अचानक क्यों बुलाया, क्यों किया, और उसने वहाँ उसको ये मौका क्यों नहीं दिया भुट्टो साहब को कि वो उसके साथ मुज़ाकरात मुकम्मल करते, बल्कि उसकी इमदाद करते ताकि ईस्ट और पाकिस्तान मुत्तहद रहते। और आखिरी बात ये कि जब PNA की तहरीक चल रही थी तो ये उसमें वाज़े हो गया था कि भुट्टो को हटाने के लिए आलमी ताकतें सरगर्म अमल हो गई थी। उसकी इस्लाहात पार्शली कामयाब हुई और पार्शली नाकाम हो गई। ये हमें मानना चाहिए कि पार्शली कामयाब सियासी इस्लाहात कामयाब हुई, लेकिन जब उन्होंने सियासी जमातों के साथ टसल ली बलूचिस्तान और सरहद में तो वो उनकी सियासी तौर पर एक रीज़न बनी। इसी तरह उनकी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कामयाबी की तरफ जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व किया तो ब्यूरोक्रेसी ने उसको नाकाम कर दिया। इन्वेस्टमेंट रुक गई क्योंकि लोग डर गए। इसके अलावा अगर उस वक्त उसी वक्त जो भुट्टो ने हाइब्रिड नेशनल कैपिटलिज्म का एक मॉडल बना कर दिया था, उसको इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में ब्यूरोक्रेट के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट को भी शामिल कर लिया जाता तो वो बहुत आगे जाती। और फिर ऐसा ऐसा जब जगीरदार पीपल्स पार्टी में आते चले गए तो जिनके अंदर पीपल्स पार्टी थी वो छोड़कर चले गए। तो इस एनालिसिस से तीन नुकात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर 1, भुट्टो एक प्योर फेडरलिस्ट और नेशनलिस्ट पाकिस्तानी लीडर थे।
दूसरे वो एक मुस्लिम उम्मा के लीडर थे और दीन इस्लाम से प्यार रखने वाले लीडर थे। तीसरी बात ये है कि वो अपने वर्कर्स के साथ ذاتی طور पर अटैच थे, लेकिन उनके जो सियासी लीडर्स उनके करीब आ गए थे, जिन्होंने उनको हर तरफ से घेर लिया था, वो अवाम से उनको दूर ले जाने की वजह बन गए। यही वजह है कि जब बीबी शहीद और मोहतरमा नुसरत भुट्टो तहरीक चला रही थी तो आम आदमी तो उनके साथ था, लेकिन जिन्होंने भुट्टो के अहद में इक़्तिदार के मज़े लूटे थे वो नहीं थे। तो मैं इसीलिए आज भी कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी में दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनके अंदर पीपल्स पार्टी है, जो भुट्टो की तरह हर वर्कर को जानता और पहचानता है और वर्कर उसकी मोहब्बत में मुब्तला है। बिलावल तुम्हें आज भी मोहब्बत इसलिए मिल रही है कि भुट्टो लोगों के दिलों में रहता है। और दूसरे पीपल्स पार्टी के अंदर वो हैं, इस तज्ज़िये से अंदाज़ा लगा लेना, जिनके अंदर पीपल्स पार्टी नहीं है वो पीपल्स पार्टी में है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा वर्कर किस हाल में कहाँ पर है और कौन पीपल्स पार्टी के लिए कितनी मोहब्बत और उल्फत के साथ और प्यार और चाहत के साथ काम कर रहा है। तुझे उसका पता ही नहीं लगने देते और उससे दूर रखते हैं। तो तुम्हें इस मेरे एनालिसिस से तारीख़ को दुरुस्त करना चाहिए और समझना चाहिए, और जो मैं मुख्तसरन आपसे बयान कर सकता था वो किया। ये बड़ा वसी मौजू है, इस पर मैं लंबी चौड़ी बहस नहीं कर सकता। तो जो मैंने किताबें शुरू में की, अगर इस तरह आप बहुत सारी किताबों को हमारे वर्कर्स, हमारे जियाले और आम आदमी पढ़ेगा तो भुट्टो के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं वो उनसे दूर हो जाएंगी। भुट्टो पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर था जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि वो पाकिस्तान था और जिस दिन उसको फांसी दी गई तो पाकिस्तान को फांसी दी गई। उसकी बेटी पाकिस्तान थी तो जिस दिन उसको शहीद किया गया उस दिन पूरा पाकिस्तान कत्ल किया गया। भुट्टो ने जब जहर का प्याला पिया तो सुकरात की तरह अमर हो गया, और बीबी जब शहीद हुई तो बीबी अमर हो गई। अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह बीबी शहीद के बारे में होगा कि तारीख़ में उनकी क्या हैसियत रही और उनकी हुकूमत किस हद तक कामयाब और नाकाम हुई। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान के लिए दिन रात काम कीजिएगा, और भुट्टो के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।